और अब खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की हत्या के मामले में एसपी ने बड़ा कदम उठाया। एसपी ने बड़ा कदम उठाते हुए शहर में बदमाशों के अड्डे के रूप में पहचाने जाने वाले लाल कोठी में रेड डाली और उसे कानूनी नियमों के मुताबिक अपने अंडर में ले लिया, जिसमें अब पुलिस चौकी खोली जाएगी। रात करीब 9 बजे भारी पुलिस जाब्ते के साथ एसपी ने लाल कोठी की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि वहां कोई व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन लाठी सरिये बड़ी मात्रा में मिले हैं, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। उधर उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र के बड़ी तालाब में नहाने गया युवक डूब गया। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू करते हुए रेस्क्यू किया गया। तो वहीं सूचना पर अंबामाता थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। तालाब में डूबे युवक की शिनाख्त लोगर गोमती के रूप में हुई है। और खबर जयपुर से है। जयपुर एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। एनएसयूआई के आला कमान ने ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। रमेश भाटी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। काफी लंबे समय से ये प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहे थे। संगठन में ये काफी सक्रिय भी रहे हैं। लंबे समय से ये एनएसयूआई में सक्रिय थे। प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी की टीम ने ये अहम जिम्मेदारी सौंपी है। तो रमेश भाटी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन की सहमति से इस नियुक्ति को किया गया है। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने कैंप कार्यालय में आमजन से मुलाकात की और उनकी समस्याओं का अधिकारियों को समाधान करने के भी निर्देश दिए। कैंप में किशनपुरा पंचायत समिति क्षेत्र से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जाखोड़ा गांव में चल रहे विकास कार्यों के लिए भी आभार जताया। और अब बात ईआरसीपी की। ईआरसीपी को लेकर संग्राम जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना सियासी मुद्दा बन चुका है। शनिवार को जब गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर थे, तो कांग्रेस ने ईआरसीपी पर अमित शाह की ओर से कुछ भी नहीं बोलने को लेकर आड़े हाथों लिया था। इसी मामले में दौसा से बीजेपी के सांसद जसकौर मीणा ने कहा है कि जब तक राज्य की सरकार ईआरसीपी की नई डीपीआर तैयार नहीं करेगी और दौसा को कमांड एरिया में शामिल नहीं करेगी, तब तक ईआरसीपी की डीपीआर केंद्र सरकार मंजूर नहीं करेगी। वो डीपीआर ऐसा बना है, उसमें दौसा जिला कमांड एरिया से बाहर कर दिया और केवल सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले को ही कमांड एरिया लिया। इसका मैंने लोकसभा में विरोध किया और लोकसभा में विरोध ही नहीं किया, बल्कि मंत्रालय जाकर के और यह भी बात दिखाई कि इस डीपीआर को कैंसिल करो और पुनः डीपीआर बनाओ। उसमें 13 जिले तो हैं ही, लेकिन मेरा दौसा जिला डार्क जोन होने के नाते इसको कमांड एरिया में जब तक शामिल नहीं करोगे, तब तक डीपीआर भारत सरकार मंजूर नहीं करेगी। खबर है, बीमार चल रहे रघु शर्मा के कुशल क्षेम जानने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे और उनका कुशल क्षेम जाना। दरअसल पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर रघु शर्मा बीमार चल रहे हैं। डोटासरा ने डॉक्टर रघु शर्मा के आवास पर जाकर रघु शर्मा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उधर जोधपुर के बीजेपी ओबीसी कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ 2023 के लिए बल्कि 24 में भी बीजेपी के जोरदार प्रदर्शन की हुंकार भरी। सीएम गहलोत के गढ़ में शाह के इस ऐलान का खास महत्व इसीलिए भी है क्योंकि जोधपुर समेत आसपास के इलाके में ओबीसी वोटर्स का हाथ कांग्रेस के साथ है और बीजेपी इसे अपने पक्ष में करना चाहती है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर भाजपा सरकार होती है तो क्या बचेगा? जोर से बोलिए, क्या बचेगा? करने जैसा काम है या नहीं है? सीएम के गढ़ में शाह की हुंकार। गर्मी में 25,000 कार्यकर्ता 11 बजे से 3 बजे तक बैठे हैं, वो ही बताता है यहां सरकार बनने जा रही है। 2023 के साथ
2024 वाला संदेश। फिर से एक बार सभी की सभी सीटें राजस्थान से मोदी जी की झोली में डालनी है। बताओ मारवाड़ वालों, डालोगे क्या? राजस्थान की सत्ता पर काबिज होने को बेकरार बीजेपी ने सीएम अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर से राजस्थान समेत पूरे देश को संदेश देने की कोशिश की। बीजेपी ओबीसी कार्य समिति के 3 दिन के सम्मेलन में राजस्थान के दिग्गज नेताओं के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी के ओबीसी नेताओं ने जोधपुर में मंथन किया। समापन सत्र में बोलते हुए शाह ने सीएम गहलोत पर प्रदेश का विकास रोकने का आरोप लगाया। आज जिस प्रकार की सरकार चल रही है राजस्थान में, तो सरकार ने राजस्थान को विकास की दौड़ में मीलों तक पीछे छोड़ने का काम किया है। गहलोत सरकार पर हमलावर शाह ने कानून व्यवस्था से लेकर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए सरकार को कोसा, तो गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का गंभीर आरोप लगाया। वो कर सकती है तो वोट बैंक की राजनीति कर सकती है, तुष्टीकरण की राजनीति कर सकती है। मुझे बताओ भैया, हमारे भाई कन्हैयालाल दर्जी मारा गया, निर्ममता के साथ मारा गया, कि सहन कर लेंगे क्या आप? कर लेंगे? करौली की हिंसा को सहन करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर तो ऐसा हुआ है, गहलोत सरकार, लॉ एंड ऑर्डर अंग्रेजी शब्द है मगर उसको हिंदी में पढ़ती है। वो लॉ एंड ऑर्डर की जगह लॉ और ऑर्डर करो। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर तो ऐसा हुआ है, गहलोत सरकार, लॉ एंड ऑर्डर अंग्रेजी शब्द है मगर उसको हिंदी में पढ़ती है। वो लॉ एंड ऑर्डर की जगह लॉ और ऑर्डर करो। शाह ने गहलोत सरकार पर वार किया तो अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने में भी पीछे नहीं रहे। शाह ने कहा कि कार्यकर्ता ही सरकार बनाते हैं और बूथ लेवल पर हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। कार्यकर्ता सशक्त बूथ बनाता है, कार्यकर्ता सशक्त मंडल बनाता है और वही तो चुनाव जिताता है। 2024 के लोकसभा चुनाव और गुजरात के अहम विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के लिए सबसे खास राज्य है राजस्थान, और यहाँ सत्ता पर काबिज होकर कांग्रेस के अंतिम मजबूत दुर्ग को हिलाने के लिए बीजेपी हर कोशिश कर रही है। और इसके लिए बीजेपी के बड़े नेता ओबीसी वर्ग को संदेश देने में जुटे थे, जो राजस्थान में सबसे अहम सियासी ताकत है। और फिलहाल ये वर्ग कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जोधपुर। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 2023 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से आएगी और कांग्रेस की राजस्थान से विदाई होगी। इस दौरान पूनिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस की हार पत्ते पत्ते पर लिखी है और राजस्थान में बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बूथ संकल्प सम्मेलन अपने आप में इस बात की बानगी पेश करता है कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में पूरे बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और कांग्रेस की विदाई हो रही है। दावा बार बार दोहराया जाता है कि हम 2023 में भी बहुमत के साथ आएंगे और 2024 में भी प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अन्य संभागों में भी इसी तरह कार्यक्रम होंगे? बिल्कुल, 2 संभाग हो गए, अभी बाकी 5 संभागों में भी इसी तरीके से, इसी तर्ज पर कार्यक्रम होंगे। और अब बात सिरोही की, जहां सरकारी स्कूल के छात्रों में अपने शिक्षक के प्रति एक अनोखा लगाव देखने को मिला। शिक्षक के तबादले पर छात्र छात्राएं फूट फूट कर रोने पड़े। इस दौरान स्कूल का बाकी स्टाफ के साथ ही ग्रामीण भी भावुक हो उठे। विदाई का वक्त आया तो अपनी फेवरेट टीचर से बिछड़ने का गम छलक उठा। बच्चों का प्यार देख टीचर भी खुद को नहीं रोक पाई और छात्रों के गले लगकर वे भी रोने लगी। इस क्षण को जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए काम करता नजर आ रहा है। लिहाजा विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में छात्रावास छात्र और छात्राओं के लिए संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन बात की जाए छात्रावासों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हालात बेहद खराब हैं। छात्रावासों की बिल्डिंग जर्जर नजर आ रही है। हर साल हमारे कोएड नहीं है, हॉस्टल्स अलग अलग, गर्ल्स के हॉस्टल्स अलग होंगे तो हमारे बॉयज़ के हॉस्टल्स अलग होंगे।
सारे संभागों पे और लगभग हर ज़िले में मेरे ख्याल में हॉस्टल्स हम हर साल खोलती है गवर्नमेंट, और अब तक सारे मिला के हर साल कम ज़्यादा तादाद में खुलते रहते हैं। हर सेगमेंट में, हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल में हॉस्टल खुलते हैं, और हर संभाग का 700 का बाइफर्केशन है, कम ज़्यादा पॉपुलेशन की तादाद को लेकर। तो हर जगह हमारे हॉस्टल्स हैं, नए हमारे सारे खुल गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो छात्रावास है ये इस सत्र से अभी शुरू नहीं किया गया है। कारण ये है कि इसमें बिल्डिंग की स्थिति अच्छी नहीं है, और इसके बारे में विभाग को भी अवगत करा दिया गया। हमारे उच्च अधिकारी हैं जो निदेशक सर हैं उनको भी अवगत करवा दिया गया, और जो हॉस्टल OIC हैं उनको भी अवगत करा दिया गया, और उनकी तरफ से राहत देने के लिए इस निजी भवन में इसको संचालित करने का प्रावधान उन्होंने सजेस्ट किया है। उसके लिए जो फाइल है जो वित्तीय विभाग के पास में पेंडिंग है, जो ही वहाँ से स्वीकृति मिल जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।